दोस्तों आप सभी को नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम टू टीट क्लासेस इलाहाबाद। शिक्षक भर्ती के लिए समर्पित टीच इंडिया टीच क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, वीडियो देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, किन किन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो लिए गए हैं। इसमें रिट के प्रश्न शामिल किए गए हैं, सी टेट के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, यूपी टेट के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, एमपी टेट के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। सीटीपी के क्वेश्चन है, इसमें आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जानते ही हैं कि आगे आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं पिछले प्रश्न पत्रों का ही एनालिसिस रहता है, पिछले प्रश्नों के ही जो क्राइटेरिया होता है उसी प्रश्न पर आधारित अगले क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आगे आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं, अभी आप जान रहे हैं कि अभी रिट का एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा सीटेट का फॉर्म आने वाला है, सीटेट का एग्जाम होगा और अलग अलग राज्यों में अलग अलग टेट का भी एग्जाम होते रहते हैं। तो इसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, इसको स्किप नहीं करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, पहला जो आपका क्वेश्चन है, विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। विकास के जो विभिन्न पहलू हैं मंदता से क्या क्या जुड़ी हैं। एसोसिएटेड विद रिटार्डेशन इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के विभिन्न पहलू से क्या जुड़ी हुई है। मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि, मंद बुद्धि। देखिएगा मंदता इसमें शब्द लिखा हुआ है, रिटार्डेशन शब्द पे जोड़ दिया है। मध्यम बुद्धि जिसका मीडियम बुद्धि होगा रिटार्डेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। कोई बुद्धि नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि बुद्धि से ही संबंधित ये क्वेश्चन है। उच्च बुद्धि जिसकी बुद्धि क्षमता है वो रिटार्डेशन उसको मंदता कह ही नहीं सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे साफ दिख रहा होगा, लोअर इंटेलिजेंस, मंद बुद्धि। तो आपका जो आंसर होगा चौथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या आकलन किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए क्या आंकना चाहिए। गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से, इसके अलावा बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार, बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार। तो आप देखेंगे गतिविधियों के माध्यम से आप आंकना तो चाहिए, गतिविधियों के माध्यम से सही तो है, लेकिन बेस्ट आंसर हम लोग को चुनना है। परीक्षा परिणाम से, परीक्षा परिणाम से तो कभी आंकना नहीं चाहिए, आप जानते ही हैं। परीक्षा परिणाम में सर्वांगीण विकास शामिल नहीं किया जाता है, केवल अंक पर आधारित होता है, इसलिए तो ऐसे ही नेगेटिव आंसर है, गलत हो गया। ये इनकम्प्लीट है, सही तो है लेकिन इनकम्प्लीट आंसर है, हमको पूरा आंसर चाहिए। बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता, पिछले अनुभव के अनुसार, इसके अलावा चौथा दिया हो बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार। तो इसे पिछले अनुभव के अनुसार सही तो है लेकिन ये पूरा शामिल नहीं किया गया है, केवल एक पहलू शामिल किया गया है। जबकि इसमें देखिए संपूर्ण पहलू शामिल किया गया है, योग्यता, रुचि, क्षमता, पिछले अनुभव के अनुसार। तो आपका जो बेस्ट आंसर इसमें होगा, थर्ड आंसर जो होगा, तीसरा जो होगा वो बेस्ट हो जाएगा। इसमें जो तीसरा आंसर होगा वो बेस्ट होगा। आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, तीसरा जो क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। तीसरा का आपको आंसर बताना है, तुरंत और मौके मूल्यांकन। ये ऐसे गलत हो गया क्योंकि तत्काल किसी का असेसमेंट नहीं किया जा सकता है, एक ही मिनट में एक ही असेसमेंट नहीं किया जा सकता है। सर्वांगीण मूल्यांकन या असेसमेंट पर आधारित बाल केंद्रित शिक्षा होता है, जिसको हम एक ही गतिविधि या एक ही क्रियाकलाप से नहीं सीख सकते। कोई मूल्यांकन नहीं, ये तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि मूल्यांकन तो करेंगे ही, मूल्यांकन पर आधारित होता है। मोर समेटिव असेसमेंट, समेटिव तो सही है, योगात्मक मूल्यांकन, लेकिन समेटिव से ज़्यादा जो आपका बेस्ट आंसर है मोर फॉर्मेटिव, रचनात्मक, आओ करके सीखे। जो बच्चों का जो मेन एस्पेक्ट होता है वो हम लोग ये देखते हैं कि करके बच्चा कितना सीख रहा है। रचनात्मक मूल्यांकन पर हम लोग जोर देंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे जोर देंगे। तो आम जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका जो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। ये तीसरा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन आपका होगा, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। अब इसमें प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता आपको बताना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्या विशेषताएं हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता, निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होते हैं, उन विषयों पर नम्यता जो छात्र सीखना चाहते हैं, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर देना। अब ये देखिए परीक्षा में अच्छे अंक पर जोर देना, ये ऐसे नेगेटिव आंसर हो गया, तो ऐसे ही आपका कट गया। इसके अलावा उन विषयों पर नम्यता जो छात्र सीखना चाहते हैं, जो छात्र सीखना चाहते हैं केवल उन्हीं विषयों पर हम शामिल नहीं करेंगे। प्रगतिशील शिक्षा हर पहलू पे बच्चों को सिखाया जाता है। इसके अलावा निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होते हैं। ये देखिए केवल पाठ्य पुस्तकों तक हम सीमित नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो गया, चौथा क्वेश्चन भी गलत हो गया। तीसरे में देखिए लिखा हुआ जीवन पर्यंत अधिगम। अब बिल्कुल सही बात है कि जो शिक्षा होता है जीवन पर्यंत अधिगम होता है, एम्फेसिस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल। तो आपका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे। अगला जो पांचवा क्वेश्चन है, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। अब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन पे देखिए, मौखिक क्षमता, समझ, संख्यात्मक क्षमता, चित्र व्यवस्था। प्रदर्शन बुद्धि इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस।
परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस या प्रदर्शन बुद्धि को किससे आप मापेंगे? क्या बच्चा प्रदर्शित करता है, जो शो क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस क्या कर रहा है। तो ध्यान देंगे मौखिक क्षमता, मौखिक में केवल व्यक्ति बोलता है, प्रदर्शन उसमें संपूर्ण प्रदर्शन का पहलू नहीं आ पाता है। समझ क्या वो समझ रहा है ये नहीं देखेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये नहीं देखेंगे। तो आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। तो प्रदर्शन में आप हमेशा क्या देखते हैं? पिक्चर अरेंजमेंट। प्रदर्शन करता है व्यक्ति की कोई चित्र है, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों का आप आकलन कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं बुद्धि का। तो क्या जो पिक्चर अरेंजमेंट आप देते हैं, कई चीज़ें दे देते हैं, कई चित्र दे देते हैं, तो उसको कैसे वो अरेंजमेंट करता है, प्रदर्शन बुद्धि बुद्धि के को इसके द्वारा हम मापते हैं, चित्र व्यवस्था के अंतर्गत मापते हैं। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। अगला चलते हैं, छठवां जो आपका क्वेश्चन है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हम लोग देखते हैं। एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन को सीखा जा सकता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस शिक्षण विधि पे आधारित है। एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जाता है। अब समग्रता आप ध्यान दीजिएगा, अधिगम का सिद्धांत में आप देखे होंगे समग्रता वहाँ पे आया हुआ था। अ थिंग कैन बी लर्न बाय द स्टडी ऑफ इट इज़ अ टोटली। टोटली जो हम लोग देखते हैं, संपूर्णता को देखते हैं, तो संपूर्णता किसमें देखते हैं? तो ध्यान देंगे इसमें 4 विकल्प है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके अलावा ट्रायल एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो चौथा होगा, क्योंकि पावलोव के सिद्धांत पर यह आधारित है। एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका जो आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। तो आगे चलेंगे, ये चौथा क्वेश्चन आपका था, सॉरी 6 क्वेश्चन था। अब 7th पे हम लोग चलेंगे। 7वां जो आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है। अब सामंजस्य यहाँ पे देखना है, कंसिस्टेंसी किससे से एसोसिएट, द वर्ड कंसिस्टेंटी इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है? क्या यह व्यक्तित्व से है, क्या यह मनोवृत्ति से है, क्या यह बुद्धि से है, क्या यह प्रेरणा से है? तो ध्यान देंगे, सामंजस्य, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर कैसे अपने सामंजस्य स्थापित करता है, परिस्थितियों को लेकर के हो सकता है, सर्कमस्टांसेस को लेकर के हो सकता है, अलग अलग स्थिति पोजीशन को लेकर के होता है। तो सामंजस्य कैसे स्थापित करेगा? तो ये देखेंगे, ये तीनों आंसर जो है सामंजस्य से संबंधित नहीं है, बल्कि जो व्यक्तित्व है, पहला जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा। हर व्यक्ति का पर्सनालिटी, अपना सोच का तरीका या नज़रिया अलग अलग होता है, तो हर पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। तो ये व्यक्तित्व से संबंधित हो गया कि शब्द सामंजस्य किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर है आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। अगला चलेंगे, जो आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह होता है। अब ये देखिए, कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पे, वो पुरुष है अथवा स्त्री, उसके बारे में पहले ही कोई धारणा बना लेना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई मेल है या फिर तो आप कहेंगे कि ये बड़े-बड़े काम या फिर मसल्स वाले काम या बाहर वाले काम कर सकता है। कोई फीमेल है तो छोटे-मोटे काम, सॉफ्ट काम या घर के घरेलू काम कर सकती है। जैसे ड्राइवर के बारे में आता है कि ड्राइवर या ड्राइविंग कौन करता होगा, तो जनरली आप पहले से विचारधारा बना लेते हैं कि पुरुष का काम है ये वर्क। तो इस तरह के पहले से ही हम पूर्वाग्रह जो बना लेते हैं, इसी को पहले से ही जो किसी धारणा को बना लेते हैं, इसको पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो पूर्वाग्रह किससे संबंधित होता है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक पहचान और लैंगिक मुद्दा। तो आप ये देखेंगे कि लिंग के आधार पे, कि वो पुरुष है अथवा स्त्री है, उसके आधार पे किसी बात को पूर्वाग्रह बना लेना, ये किससे संबंधित है? जेंडर बायस से संबंधित है। लिंग भेदभाव हम कर रहे हैं कि पुरुष ये काम नहीं कर सकती, महिला ये काम कर सकती है, या फिर महिला और पुरुष के लिए हम पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं। तो ये जो है जेंडर बायसनेस होता है, क्योंकि हम भेदभाव कर रहे हैं, महिला और पुरुष के बीच भेद कर रहे हैं, और पहले से ही हम ये सोच ले रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, इसलिए लैंगिक भेदभाव इसको कहा जाता है, जेंडर बायस कहा जाता है। तो ये 8th नंबर का क्वेश्चन था। 9 नंबर चलेंगे, 9वां आपका क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेपी कान के होते हैं, कहाँ पे होते हैं? ये आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट जो बोन होता है पूरे बॉडी में, वो स्टेप्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, और स्टेप्स कान होते हैं। वो कहाँ होते हैं ये बताना है, अंदर होते हैं, बीच में होते हैं, बाहर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये वास्तव में ये चौथा विकल्प था, लेकिन ये क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो इसको बीच में रख दिया गया। तो ये देखेंगे कि अब यहाँ पे स्टेपी कान बताना है या सबसे छोटी हड्डी बताना है, तो कहाँ होता है? क्या यह अंदर होता है, बीच में होता है, या बाहर होता है? तो ध्यान देंगे, जो सबसे छोटी हड्डी या स्टेपी जिसको बोला जाता है, सबसे कान के अंदर पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है? वो बीच में पाया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो 2nd नंबर का आंसर सही हो जाएगा, कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान के बीच में पाया जाता है। अगला आपका है, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत पर आधारित, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपको। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है, वहाँ पे जहाँ देखे थे कि 8 चरण होते हैं, 8 चरण में सबसे अंतिम चरण आपसे पूछा जा रहा है। अंतिम चरण कौन है? इसमें ऑप्शन देखिए कौन कौन है। पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव, अखंडता बनाम निराशा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे अंतिम चरण आपसे पूछा जा रहा है, तो अंतिम चरण कहाँ हुआ? ये देखिए शुरुआत के चरण है, सबसे अंतिम जो चरण है वो चौथा चरण है, जिसमें व्यक्ति वृद्धावस्था की बात होती है। या तो इंटीग्रिटी होगा, या तो डिसअपियर होगा, या तो फिर सब में एकता बना लेगा व्यक्ति, या फिर अगर एकता नहीं बना पाया तो निराशा का शिकार हो जाता है, निराशा उससे आ जाता है, लगता है कि हम मानव पूरे संपूर्ण जीवन में कुछ किए ही नहीं, तो निराशा आ जाता है।
तो ऐसी स्थिति में ये आपका जो मनोसामाजिक विकास का जो अंतिम चरण है, उसका जो आंसर होगा वो चौथा हो जाएगा। अगला चलते हैं 11 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को किस अध्ययन के रूप में जाना जाता है? निर्धारित अवधि, केवल निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों का अध्ययन किया जा रहा है। निर्धारित अवधि 1 महीने का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है। समान बच्चों का अध्ययन किया जा रहा है, तो किस प्रकार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, आपको ये बताना है। क्या इसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं? क्या इसको प्रतिनिधात्मक बोलते हैं? अक्षांशीय बोलते हैं? या प्रायोगिक बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी निर्धारित समयावधि में आपको समान बच्चों के अध्ययन के लिए पूछा जाए, तो आपका जो आंसर होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। तो इसका जो 11th का आंसर है वो पहला हो जाएगा। इसके अलावा 12th पे चलेंगे। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? अब ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण, इसका मतलब इलेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच, इलेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच की सीमा पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प ध्यान से देखिए। इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण, अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण, परामर्श के लिए अधिक लक्ष्य और समन्वित दृष्टिकोण। देखिए कि सीमा ही पूछ रहा है, लिमिटेशन पूछ रहा है, तो लिमिटेशन में आपका जो पहला होगा वो आंसर आ जाएगा। इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषताओं को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो पहला हो गया। अगला चलेंगे आगे, आपका जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, 13वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? अब यहाँ देखिए, पहली बात तो ये शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है, विद्यालय में की जा रही है। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को की जा रही है, मार्गदर्शन के रूप में यहाँ पे देखना है आपको। तो विशेष आवश्यकता, इसका मतलब कि दिव्यांग बच्चे हो सकते हैं, डिसेबल्ड पर्सन हो सकते हैं, फिजिकल डिसेबल्ड हो सकते हैं, या फिर ये डिसेबिलिटी कोई भी हो सकता है। डिसेबिलिटी का आप देखेंगे कि जो अधिनियम है 2016 का, उसमें 21 प्रकार के डिसेबिलिटी दिए गए हैं। तो 2016 के 21 प्रकार के डिसेबिलिटी दिए गए हैं, तो उसमें कोई भी डिसेबिलिटी हो सकता है। विद्यालय शिक्षा में शिक्षा देना है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को देना है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अधिक परीक्षण देना, सहयोग और सुझाव देना, अधिक गृह कार्य प्रदान करना। अब इसमें देखिए मार्गदर्शन करना है। अब 4 विकल्प में से आपको बेस्ट आंसर देना है। अब इसमें नेगेटिविटी को देखिए कि नेगेटिव कहाँ है, फिर पॉजिटिव अपने आप मिल जाएगा। अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अब यहाँ पे अधिक चुनौतीपूर्ण जो कार्य देना है ये नेगेटिव आंसर हो गया, क्योंकि बच्चों को अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सहज और सरल कार्य देना चाहिए, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले या सीखने में उनको मदद मिले या फिर प्रोत्साहित हों। अधिक परीक्षण देना, मोर टेस्ट, देखिए किसी भी चीज़ को चाहे पढ़ाने पे या सिखाने पे अधिक टेस्ट नहीं देना चाहिए, नेगेटिव आंसर भी हो गया। अधिक जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, परीक्षण तो देना चाहिए लेकिन अधिक परीक्षण नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अधिक गृह कार्य देना, अभी देखिए आप गलत हो गया। होमवर्क थोड़ा बहुत दिया जा सकता है हल्का, जो जिस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित, लेकिन अधिक गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि अधिक पढ़ाने पर या सिखाने पर जोर देना चाहिए। गृह कार्य पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए, भी आपका गलत हो गया। तो तीनों आंसर नेगेटिव था, इसलिए गलत हो गया। जो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड टिप्स, सहयोग और सुझाव देना। जो मार्गदर्शन है, जो विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो अधिक उनको सहयोग सपोर्ट करना चाहिए और टिप्स देना चाहिए कि किसी बात को लेकर के वो कैसे आगे बढ़ सके, कोई प्रॉब्लम उनको कैसे सॉल्व कर सके, या कैसे बाकी बच्चों के साथ समानता के साथ वो आगे बढ़ सके, पढ़ सके। तो आपका तीसरा आंसर इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक समान उदाहरण है? अब यहाँ ध्यान देंगे कि मैस्लो का 5 चरण था, आवश्यकता का पदानुक्रम का जो सिद्धांत था, 5 चरण में ये आपको बताना है कि सबसे न्यूनतम आवश्यकता का क्या है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सम्मान की आवश्यकता, आत्मबोध की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्यार एवं अपनेपन की आवश्यकता। तो ध्यान देंगे मैस्लो के सिद्धांत में चूंकि जो है आप देखेंगे कि 5 चरण थे, तो 5 चरण में अब इसमें 4 चरण दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे 5 चरण में से सबसे नीचे का चरण होता है वो भोजन से रिलेटेड होता है। व्यक्ति के खाद्य पदार्थ या जो भोजन है वो जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरा हो सके, वस्त्र आवास और कपड़ा की आवश्यकता पूरा हो सके, तो ऐसी स्थिति में भोजन से रिलेटेड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो पहला चरण नहीं दिया हुआ है। दूसरा देखेंगे कि उनको सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की सेफ्टी हो सकती है, पुलिस प्रोटेक्शन हो सकता है, या सामाजिक सुरक्षा हो सकता है, तो सेकंड चरण सेफ्टी का था। इसके अलावा जो तीसरा था आपका प्यार और अपनेपन की आवश्यकता, और उसके आगे जो है सम्मान की आवश्यकता और आत्मबोध की आवश्यकता। तो सबसे जो लोएस्ट इसमें चरण हुआ, हालांकि पहला चरण नहीं दिया है, दूसरा चरण ही दिया है, तो सबसे इनमें से जो सबसे लोएस्ट हुआ सुरक्षा की आवश्यकता, तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तीसरा आपका आंसर सही हो गया। अगला चलेंगे 15 का देखेंगे, 15वां नंबर का जो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाता है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, यातायात के माध्यम से, इसका मतलब कोई ना कोई वाहन पे आप हैं या वाहन से संबंधित, क्योंकि ट्रैफिक से संबंधित ये बोला जा रहा है, यातायात से संबंधित बोला जा रहा है, नेविगेट करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि एक स्थान से, कोई ए प्लेस है, बी प्लेस की बात की जा रही है, वो रोड हो सकता है, कोई जो है
किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक स्पॉट हो सकता है, जैसे आप देखते हैं एटीएम हुआ, बैंक हुआ, या फिर पुलिस स्टेशन हुआ, स्कूल हुआ, या फिर रोड है, कोई गली है, कोई मोहल्ला है, कोई कॉलोनी हो सकता है, कोई स्पेशल पोजीशन रेलवे स्टेशन हो सकता है, बस स्टेशन हो सकता है। यातायात के माध्यम से नेविगेट करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को बोला जा रहा है। इसी से आप ट्रिक लगाइए, इसी से आप ट्रिक लगाएंगे कि इसमें से क्या आंसर सही होगा। 4 आंसर दिए गए हैं, प्राकृतिकवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सही होगा। पहले ही आप समझ गए होंगे कि यह स्थान से रिलेटेड है तो स्थानिक बुद्धि हो गया, प्राकृतिकवादी बुद्धि नहीं हुआ। अंतर्वैयक्तिक, ये व्यक्तियों, एक दूसरे से व्यक्तियों के बारे में जो इंटरेक्शन होता है उससे संबंधित है, ये भी नहीं हुआ। एक दूसरे की भावना समझने से हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ वो दूसरा हो गया। आगे चलेंगे, छठवां जो क्वेश्चन है, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए एक स्टार मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, कोई स्टूडेंट है, अगर वो सही आंसर देती है तो इसको एक स्टार मिलता है। किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? अब यहाँ पे देखिए कि किसका उपयोग किया जा रहा है, परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। अब यहाँ पे ये आप देखेंगे रीइंफोर्समेंट से जुड़ा है, पुनर्बलन से जुड़ा है, तो किस प्रकार का पुनर्बलन उसको दिया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। आंतरायिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, आंशिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। आप देखेंगे कि जो रीइंफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन होता है, उसके कई टाइप्स थे, जिसमें कि परिवर्तनीय अनुपात, आंतरिक जो है पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन और निश्चित अनुपात पुनर्बलन। तो जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें चूंकि बेस्ट आंसर आपको देना है, बेस्ट आंसर देना है, और उसको क्वेश्चन से ही आपको देखिए सही उत्तर पर स्टार मिलता है। इसका मतलब गलत अगर उत्तर दे तो उसको कुछ नहीं मिलता है, ना कोई स्टार मिलता है। अगर जब जब वो सही आंसर देती है, जैसे पहला क्वेश्चन में सही आंसर दी तो स्टार मिल गया, इसके अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें में अगर सही दे दी तो यहाँ भी स्टार मिल गया। तो इस तरह के जो है हो सकते हैं कि जो जब भी वो सही आंसर दे उसको स्टार मिलता है। तब ऐसी स्थिति में इसका मतलब क्या है कि परिवर्तनीय नहीं हुआ, आंतरिक नहीं हुआ, आंशिक भी नहीं हुआ, बल्कि निश्चित अनुपात हुआ, क्योंकि जब जब वो सही आंसर देती है तब तब उसको स्टार मिल रहा है। तो इसका जो 16 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो चौथा हो जाएगा, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची, निश्चित अनुपात पुनर्बलन इसको बोला जाता है, रीइंफोर्समेंट इसको बोला जाता है। तो 16 नंबर का चौथा आंसर सही हो गया। अगला देखेंगे, जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता क्या है? अध्ययन की आप यहाँ पे रचनात्मक विशेषता देखना है, कंस्ट्रक्टिव यूनिट ऑफ स्टडी इसमें देखना है। 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में जानते हैं। जांच, नियत कार्य, उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना होता है। यह पूर्ण शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, रचनात्मकतावादी, यहाँ पे रचनात्मक दृष्टिकोण की बात पूछा जा रहा है। रचनात्मकतावादी क्वेश्चन का रचनात्मकता यहाँ पे देखेंगे किससे आ रहा है। तो पहले नेगेटिव आंसर को हटा दीजिए, पॉजिटिव आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। तो देखिएगा यहाँ पे जो चौथा विकल्प देखिए, प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। ये देखिए कभी भी हतोत्साहित नहीं करता है, बल्कि प्रोत्साहित करता है। और बच्चे प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जो कुछ पढ़ाई चल रहा है तभी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या उनको समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है, तभी वो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से, अब यहाँ पे जो पूर्णतः शब्द लिखा है नेगेटिव हो गया, शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। शिक्षक के निर्देश से प्रचारित तो किया जाता है, लेकिन केवल शिक्षक के ही निर्देश को ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चे मुख्य भूमिका में होते हैं, तो ये नेगेटिव आंसर हो गया। इसके अलावा जांच और नियत कार्य का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी जो आपका जो केवल निम्न स्तरीय है, ये नेगेटिव आंसर हो गया कि जांच और नियत कार्य असाइनमेंट का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना नहीं होता है, बल्कि इसका जो इसका उद्देश्य होता है, अलग अलग डाइवर्जेंट में, अलग अलग क्षेत्र में जो है कौशल का आकलन करना होता है। तो केवल निम्न स्तरीय जो किया, ये नेगेटिव आंसर हो गया। अब आपने देखा कि ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों नेगेटिव थे, ये गलत हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो आंसर होगा पहला हो जाएगा। आंसर इसकी दिखी दिया है कि इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? तो उनका पूर्व ज्ञान पहले चेक किया जाता है, आगे बढ़ने से पहले, आगे पढ़ाने से पहले, या पर्टिकुलर कोई टॉपिक है उसको पढ़ाने से पहले अगर हम ये जान लें कि उनका जो है पहले से ही पाठ के बारे में क्या जानते हैं वो, तो बेस्ट तरीका होगा कि हम उसको बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकते हैं या उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ सकते हैं। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। अगला चलेंगे, जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। पठन कौशल द्वारा क्या विकसित करना है, ये ध्यान दीजिएगा। पठन कौशल से क्या विकसित होगा? क्या उत्तर लिखना विकसित होगा, वर्ड गेम खेलना विकसित होगा, पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, या शब्दावली अभ्यास करना? अब ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी नेगेटिव आंसर आपको छांटना है। नेगेटिव छांट लेंगे तो पॉजिटिव अपने आप मिल जाएगा। उत्तर लिखना, अब देखिए पठन कौशल, पाठ पढ़ रहे हैं तो उत्तर लिखने की तो कोई बात नहीं, लेखन कौशल में होता है लिखना। पठन कौशल में पढ़ने से संबंधित है, तो पहला तो ऐसी गलती हो गया। वर्ड गेम खेलना या क्विज करना, वर्ड गेम खेलना, क्विज करना, ये सही तो है, पठन कौशल की बात हो रही है, पढ़ने से संबंधित हो सकता है। यहाँ वर्ड गेम खेलना ये समझने से संबंधित है कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, कितना याद है। वर्ड गेम खेलने का मतलब कितना उनको वर्ड पता है। कोई वर्ड गेम और क्विज में यही होता है कि शब्दावली देखी जाती है कि किसको कितना वोकेबलरी आती है।
तो ये भी आपका गलत हो गया। शब्दावली अभ्यास करना, ये भी गलत हो गया। केवल पठन कौशल में केवल शब्दावली अभ्यास नहीं किया जाता है, बल्कि चैप्टर को पढ़ा जाता है और समझा जाता है, तो ये भी गलत हो गया। पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, हाँ ये आपका बेस्ट आंसर हो गया। पठन कौशल में हम देखते हैं कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको कितना समझ रहा है और क्या समझ रहा है, तो उसमें जो शब्द दिए गए हैं उस पर ध्यान आकर्षण करना या ध्यान केंद्रित करना, तो बेस्ट जो आंसर हो गया आपका तीसरा हो गया। पठन कौशल में इस पर ध्यान दिया जाता है, क्या लिखा है उन शब्दों पर ध्यान दिया जाता है, उस शब्दों पर बच्चे चिंतन मनन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगला है, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। अब इसमें किस में सक्षम होते हैं? असमर्थता होती है लेकिन सक्षम किस में होते हैं, आपको ये देखना है। क्या वह चलने में सक्षम होते हैं, क्या वह सुनने में सक्षम होते हैं, क्या वह सीखने में सक्षम होते हैं, क्या वह देखने में सक्षम होते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा सभी प्रकार की असमर्थता, इसका मतलब डिसेबिलिटी का आपने जो प्रकार देखा था, कितने प्रकार देखा था? 21 प्रकार डिसेबिलिटी का आपने देखा था, जो 2016 के अधिनियम में दिया है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी असमर्थता हो लेकिन क्या क्या वो करने में सक्षम होते हैं, क्या वह चलने में सक्षम होते हैं, क्या वह सुनने में, सीखने में, देखने में। ध्यान दीजिएगा, चलने में सक्षम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है, उसके पैर से विकलांग है व्यक्ति, या पैर में कोई दिव्यांगता है, पैर में कोई जो है कमी है या क्षमता है, तो चलने में असक्षम नहीं होगा, गलत हो गया। हियरिंग डिसेबिलिटी है, अगर बाई चांस श्रवण अक्षमता है तो सुनने में कैसे सक्षम होगा, ये भी आपका गलत हो गया। इसके अलावा हो सकता है विजुअल डिसेबिलिटी हो देखने में असमर्थ हो सकता है दृष्टिबाधित बच्चा हो, तो ये देखने में भी असक्षम हो जाएगा। तो सक्षम किस में होगा? लर्निंग में सक्षम होते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे कि चाहे अक्षमता कोई भी हो लेकिन सीखने, कोई भी व्यक्ति हो जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ वो जरूर सीखता है। हालांकि लर्निंग डिसेबिलिटी भी रहती है, ये भी ध्यान दीजिएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो सीख ही नहीं सकता है, सीखता है लेकिन बाकी बच्चों की तुलना में, जो सामान्य बच्चों की तुलना में उतना बेहतर ढंग से नहीं सीख पाता है, इसलिए कुछ न कुछ वो सीखता है। चाहे वो खाना खाने सीखे, पानी पीने सीखे, या लोगों से इंटरेक्ट होने सीखे, कुछ न कुछ जरूर सीखता है। संपूर्णता से नहीं सीख पाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सीख ही नहीं सकता। बाकी तो ये है कि चल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता, ऐसा संभव है, लेकिन सीख नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन का तीसरा आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, 20 पे ध्यान देंगे। व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें यह भी कहा जाता है। व्यवहार के जन्मजात पैटर्न, जो जन्मजात पैटर्न होते हैं, इसका मतलब जो सभी बच्चों में पाए जाते हैं, जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, बायोलॉजिकल निर्धारित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। क्या उन्हें पहचान कहा जाता है, क्या उन्हें ड्राइव कहा जाता है, क्या उन्हें सहज ज्ञान कहा जाता है, क्या उन्हें बुद्धिमत्ता कहा जाता है? अब देखिएगा कि इसमें जो पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान के अनुसार जो निर्धारित होता है, इसका मतलब कि समानता पर आधारित है कि हर बच्चों में ये पाया जाएगा। पहचान नहीं, ये गलत हो गया। ड्राइव, ये भी गलत हो गया। इंटेलिजेंस, ये भी गलत हो गया। सहज ज्ञान होगा। व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होता है, वो सहज ज्ञान होता है, जो सभी व्यक्तियों में जो है समान रूप से पाया जाता है। उनको कितना वो उपयोग कर रहा है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कितना वो उपयोग कर रहा है। ये इंस्टिंक्ट्स है, इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि आंतरिक ये जो है सहज ज्ञान है, जो सभी बच्चों में पाया जाता है। अब वो कितना प्रभावी होगा, ये डिपेंड करेगा कि उनको इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बच्चों में पश्चाघात तनाव, पोस्ट ट्रैमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण हैं। अब ये जो है आपका एक डिसेबिलिटी है, पोस्ट ट्रैमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब इसके लक्षण बताना है। घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरों में बिल्कुल रुचि न होना, दूसरों से नाराज होना। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया हुआ पोस्ट ट्रैमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसका मतलब पहले कोई घटना घटी थी और उससे जो है स्ट्रेस डिसऑर्डर, उनसे वो बच रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। कोई पर्टिकुलर इवेंट है या पर्टिकुलर कोई घटना है, कोई दुर्घटना हो सकता है, या कोई ऐसी घटना हो सकती है जो उसके मानसिक में या मन पे जो है गहरा आघात पहुंचाया है, तो उससे जुड़े स्थानों से वो बचना चाहेगा, लोगों से बचना चाहेगा। क्यों? क्योंकि स्थान पे वो जाएगा, देखेगा, तो फिर से उसको यही याद आ जाता है, या जो लोग उस घटना में शामिल रहते हैं फिर से उसको याद आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो स्पेशल प्रकार का ये जो है डिसेबिलिटी है, तो ये पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला चलेंगे, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर, 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। किस प्रकार के सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत होते हैं? अब ये देखिए, जीन के माध्यम से वंशागत होते हैं। जीन के माध्यम से वंशागत होते हैं, तो इसके 4 आंसर दिया हुआ है। क्या यह नीतिवाद सिद्धांत है, क्या सामाजिक सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत है, या पालन पोषण सिद्धांत है? तो ध्यान देंगे, जो 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है, चूंकि यह नीतिवाद, ये भी गलत हो गया, सामाजिक, ये भी गलत हो गया, पालन पोषण, ये भी गलत हो गया, प्राकृतिक है क्योंकि जीन के माध्यम से चल रहा है, जीन के माध्यम से वंशागत है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी में जा रहा है। ये नेचुरल है, तो नेचुरल थ्योरी या नेचर थ्योरी इसका कहा जाता है। प्राकृतिक सिद्धांत है, प्रकृति ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चलता आ रहा है, इसमें कोई किसी का जो है कोई प्रभाव नहीं होता है, ये प्राकृतिक रूप से इसमें कोई बदल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता, इसलिए प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला चलेंगे, किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित है? अब सृजनशीलता की आप दूसरा मीनिंग ही जानते हैं, या उसका आप जिसको सिनोनिम से ही पढ़ते हैं, पर्यायवाची ही पढ़ते हैं, उसी से आपको इसमें जोड़ना है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं,
क्या अभिसारी सोच है, अलग सोच है, अंतर्दृष्टि सोच है या परामर्श सोच है। तो ध्यान देंगे जो 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग पहले से ही आपने देखा था कि अलग अलग एस्पेक्ट में व्यक्ति सोच सकता है। सृजनशील वाला वही होगा जो एक ही पहलू किसी पहलू को केवल एक ही दिशा में या एक ही डायरेक्शन में न सोचे, बल्कि उसके अलग अलग एस्पेक्ट को देखे, अलग अलग व्यवहार चीज़ों को देखे। वही व्यक्ति सृजनशील होता है। अलग अलग एस्पेक्ट में जो देख रहा है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया, अलग अलग सोच हो गया। कन्वर्जेंट केवल एक ही दिशा में वो नहीं देख रहा है, अंतर्दृष्टि केवल इंसाइट नहीं देख रहा है, पारमार्थिक सोच ये भी गलत हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला चलेंगे जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया। अभी देखिए भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर का जो सिद्धांत है, यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब चाहे किसी भी देश की या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, एक ही प्रकार के ग्रामर के रूल जो है अडॉप्ट किए गए हैं। तो किस प्रकार के जो है ये कौन से सिद्धांत को किस वैज्ञानिक का ये देन है ये आपको बताना है। क्या यह पियाजे का है, क्या यह चॉम्स्की वाइगोत्स्की का है, क्या यह स्किनर का है, क्या यह चॉम्स्की का है। तो देखिएगा जो यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी जो दिया है आप ध्यान देंगे, ये पहले से आप पढ़ चुके हैं, चॉम्स्की का है। भाषा से संबंधित जितने भी जितने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, हालांकि सबके द्वारा कुछ न कुछ किए गए हैं, लेकिन चॉम्स्की के द्वारा ज़्यादा किए गए हैं। जो मानव में भाषा का विकास होता है, जन्मजात होता है क्षमता, इन्होंने बताया। तो इसका मतलब जन्मजात जो क्षमता होता है, चाहे वो किसी भी देश का पर्सन हो या किसी भी देश के भाषा के अंतर्गत वो निवास कर रहा हो, तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार यूनिवर्सल ग्रामर का जो सिद्धांत है नॉम चॉम्स्की ने दिया है। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, बुद्धिमत्ता, और इसमें 3 लक्षण दिया गया है। बुद्धिमत्ता डैश और पर्यावरण दोनों एक उत्पाद है, मतलब किसका जो है किसका उत्पाद है ये आपको बताना है। संस्कृति, समुदाय, आनुवंशिकता या समाज। तो आपको बताइए इसमें जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो बुद्धिमत्ता और यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या ऐसा है जो पर्यावरण दोनों एक उत्पाद हैं। तो ये हमेशा देखिए हेरिडिटरी से जुड़ा हुआ है, आनुवंशिकता इसको बोला जाता है। बुद्धिमत्ता, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक ही उत्पाद हैं ये बोला जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का जो पर्सन का बुद्धि है वो या फिर उसकी जो क्षमता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है कि उसको एनवायरनमेंट कैसा मिला, या आनुवंशिक उसके जो दादा परदादा थे उनके क्या उसके गुण उसमें आए हैं, और उसको एनवायरनमेंट कैसा मिला, तभी उसकी देखी जाएगी कि उसकी पर्टिकुलर बुद्धि या क्षमता क्या है। तो ये दोनों का मिलन होता है, दोनों का उत्पाद होता है पर्यावरण और आनुवंशिकता। तो अगला चलेंगे 26 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ये परीक्षण है, मिनीसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसको मापता है। तो ये मिनीसोटा पेपर फार्म बोर्ड था, MPFB जो ये परीक्षण है वो किसको मापता है। क्या यह मौखिक तर्क को मापता है, योग्यता को मापता है, व्यक्तित्व को मापता है, या अंग्रेजी कौशल को मापता है। तो ये ध्यान देंगे अंग्रेजी कौशल तो ऐसे गलत हो गया, मौखिक तर्क भी गलत हो गया। तो मिनीसोटा पेपर बोर्ड परीक्षण जो है यह परीक्षण किसको मापता है, व्यक्ति की एप्टीट्यूड को मापता है, योग्यता को मापता है। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका दूसरा सही होगा, सेकंड नंबर है वो सही होगा। 27 नंबर देखेंगे, 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इनमें से मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल है। अब यहाँ पीआई का मान जो है मूल्यांकन करना है और किस प्रणाली को वो देखेगा, ध्यान देगा। तो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल है, क्या इसमें मूल्यांकन किया जाता है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या अधिगम। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन होगा इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग अलग अलग एस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर चीज़ को अलग अलग एस्पेक्ट में देख रहा है, अलग अलग नजरिए से देख रहा है बालक, तभी उसको पीआई का मूल्यांकन किया जाता करने के लिए बेहतर जो है ये होता है। तो आपका जो 27 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ उसका तीसरा आंसर सही हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला देखेंगे जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही इसको आप बता सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें इसको कई नाम भी दे दिया है, देखिए इसमें आपका क्लू ही कह सकते हैं, अगर एक ही नाम देता तो हो सकता है आपको ना समझ में आता। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, शास्त्रीय अनुबोधन, निम्न से किसके द्वारा विकसित किया गया। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। हालांकि 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, बंडूरा, पावलाव, कोहलर, पियाजे। तो ध्यान देंगे क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत दिया गया है वो पावलाव के दिया गया है, पावलाव के द्वारा दिया गया है, इसको बार बार आप पढ़ते हैं। 28 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ वो दूसरा हो गया, जिसमें जो है कुत्ते के लार पे उन्होंने प्रयोग किया था, इन्होंने पीएचडी भी किया था, कुत्ते के लार पे जो प्रयोग किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन इसको कहा जाता है, या फिर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया। अगला देखेंगे जो 29 नंबर का क्वेश्चन है, संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। संवेदना के माध्यम से हम किसका जो है क्या अभिलक्षण है ये बताना है। उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण क्या है, अवधान, गहन चिंतन, अवधारणा, बोध। तो देखेंगे, ध्यान देंगे संवेदना, यहाँ स्टिमुलाई यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेसिफिक स्टिमुलाई थ्रू सेंसेशन संवेदना। तो इसका अभिलक्षण क्या है, तो 29 नंबर का जो आपको क्वेश्चन होगा बोध होता है। क्या वो सोच रहा है, क्या वह जो है क्या वह ग्रहण कर रहा है, या उसको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, किसी बात को लेकर के, किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेकर के, या कोई स्टोरी बताई गई या कोई इवेंट उसको दिखाया गया। तो संवेदना वहीं पे हम देखते हैं, संवेदना का जो लक्षण है बोध है कि कितना वो परसेप्शन कर रहा है या क्या वो सीख रहा है।
या कितना उसमें देख पा रहा है अपने नज़रिए से। तो अगला जो लास्ट क्वेश्चन हम आज का हम लोग का है, इसको देखेंगे हम लोग। सर्वात्मवाद का यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। निम्न में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का लक्षण नहीं है? सर्वात्मवाद का ये विश्वास है, देखिए ये ध्यान दीजिए, ये जो कोटेशन है, जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है, चाहे जो कुछ मौजूद है उसमें कुछ ना कुछ चेतना है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों के सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता। इसमें क्या वर्णन नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि 4 इसमें आपका सही आंसर है और एक गलत आंसर है, वही गलत आंसर आपको छाँटना है। पहला दिया हुआ है, एक बच्चा जो एक कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुँचाता है, खुशी से शरारती कुर्सी को धकेल देगा। पहला विकल्प हो गया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है, दूसरा ये है। ऊँचे पर्वत को पुराना माना जाएगा, ये तीसरा हो गया। अगला है, एक कार जिसे शुरू ही नहीं किया गया, उसे थका हुआ या बीमार बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सर्वात्मवाद विचार का इसमें पूर्व परिचालन स्तर, पहले कुछ हुआ बाद में कुछ हो रहा है, तो उसमें जो सोच है उससे संबंधित है। तो इसमें 3 आंसर सही हैं। कौन-कौन आंसर सही है देखिए। एक बच्चा जो कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुँचाता है, खुशी से शरारती कुर्सी को धकेल देता है। अब यहाँ पे देखिए, उसको ये लगता है कि कुर्सी ने हमको चोट पहुँचाया है। इसका मतलब पूर्व में कुछ न कुछ उसके मन में कुर्सी के बारे में भाव आ गया, कुर्सी के बारे में बच्चे के भाव आ गया कि कुर्सी ने हमको चोट पहुँचाया है, इसलिए कुर्सी को धकेल देता है। तो ये आपका सही आंसर है। इसका मतलब कि नियमतः आपका ये जो है गलत आंसर हो गया, क्योंकि इसमें 3 सही आपको आना है और एक गलत जो आएगा वही सही आंसर होगा। इसके अलावा तीसरा देखिए, ऊँचे पर्वत को पुराना माना जाएगा। ऊँचा जितना ही ऊँचा हो गया, क्योंकि आप देखते हैं कि पर्वत की जो ऊँचाई है बढ़ती जाती है, जो 100 साल पहले, 1000 साल पहले जो उसकी ऊँचाई थी, या आप देखते हैं कि कोई भी पर्सन है, पर्सन से ही कल्पना करिए, क्योंकि बच्चा है ये सोच रहा है, तो पर्सन कोई जो उम्र उसकी जैसे-जैसे बढ़ती है, लंबाई बढ़ती जाती है, तो बच्चा ये मानता है कि पर्वत अगर पुराना है तो इसका मतलब कि ऊँचा है या फिर बहुत पहले का है, तो ये भी सही आंसर है। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये गलत हो गया। एक कार जैसे शुरू ही नहीं किया, उसे थका हुआ या बीमार बताया जाएगा। वो कार नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो कार नहीं चला है, इसका मतलब या तो थका है या तो बीमार है, इसलिए नहीं चल रहा है। तो बच्चा ये सोचेगा, बच्चा कार के बारे में उपधारणा करेगा, तो ये भी सही हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो नियमतः आपका जो क्वेश्चन है, इस पे दूसरा देखिए, इसमें स्वाभाविक है, इसमें कोई पूर्व परिचालन स्तर की बात नहीं है। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है, इसमें पूर्व की कोई अवधारणा ही नहीं है, पूर्व परिचालन स्तर नहीं है। तो ये आपका देखिए, यहाँ पे नेगेटिव आंसर पूछा था आपसे कि कौन नहीं है, तो ये दूसरा ही है, जो इस पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो दूसरा हो गया, सेकंड हो गया। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। इसमें से कितने क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये आपको बताएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन के साथ-साथ कितना क्वेश्चन हुआ ये बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जो क्वेश्चन कठिन है या फिर जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उस पे हम डिटेल वीडियो बनाएँगे आपको, या कोई पर्टिकुलर प्रश्न नहीं समझ में आया तो उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे अगले वीडियो में। तो आपसे अनुरोध है कि जो भी प्रॉब्लम हो, जो समस्या है, उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताएँगे भी। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो आज का देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। टीच इंडिया टीच क्लास लेने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे।